हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, इसकी एग्जाम डेट आ गई है और आज से यानी 15 जुलाई से इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया वो लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, लिंक एक्टिव है, अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम 22 जुलाई 2026 को है, यानी कि मात्र एक सप्ताह का टाइम है। जितना हो सकता है आप लोग रिवीजन करें। तो इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सीरीज में हमारा दो टॉपिक रह गया है, एक एमएस एक्सेल और दूसरा एमएस पावर पॉइंट। आज एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले इसके इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है, यानी कि जब आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ मेन्यूज हैं और ये मेन एरिया है। सबसे पहले हम लोग टूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद मेन एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं, इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि यहाँ पे ऐसे टूल्स और ऐसे शॉर्टकट्स हम लोग रखते हैं जिनका हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होता है। यहाँ पे हम लोग मेन्यू रख भी सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे ये रिबन्स होता है। रिबन्स के अंतर्गत अलग अलग टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। हर टैब के अंतर्गत कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। उसी तरीके से जब हम लोग इंसर्ट टैब ओपन करेंगे उसके अलग ग्रुप्स होंगे, पेज लेआउट, फॉर्मूला। सभी टैब्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं। अब आइए नीचे का एरिया, ये होता है नेम बॉक्स। यहाँ आप देख रहे हैं A1 शो कर रहा है। जिस भी सेल पे आपका कर्सर एक्टिव रहेगा या जो भी सेल एक्टिव रहेगा वो उसका एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमारा कर्सर इस सेल पे है, ये एक्टिव है, इसीलिए इसका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है A1। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं A B C D और इस तरफ 1 2 3 4। जो अल्फाबेट है ये हमेशा कॉलम्स को डिनोट करता है। कॉलम्स कुछ इस प्रकार से होते हैं और 1 2 3 4 ये हमेशा रो को डिनोट करता है। जहां पे एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, उसका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए A1 शो कर रहा है, यानी कि A कॉलम और 1 रो, ये उसका एड्रेस है। उसके बाद ये बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं जहाँ पे FX ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं यहाँ पे आपको शो होगा, या किसी भी फॉर्मूला को आपको टाइप करना है आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए, ये वाले एरिया में इसको बोलते हैं शीट टैब्स। एक वर्कबुक के अंतर्गत अलग अलग शीट हम लोग रख सकते हैं, यानी अलग अलग पेजेस रख सकते हैं। इसको हम लोग एक कॉपी की तरह समझिए। कॉपी हो गया जिसमें 10 पेज होते हैं। बाय डिफॉल्ट एक ही शीट रहेगा, एक ही पेज रहेगा, और हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें मल्टीपल शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर नीचे ये सब स्टेटस बार है, जहाँ पे ये हमारा दिखा रहा है कि अभी कौन से शीट पे काम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर इसको जूम इन करते हैं तो हम लोग इस तरीके से कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद ये व्यू बटन है, आप अपने पेज को किस तरीके से देखना चाहते हैं। फिर ये जूम स्लाइडर है, इसको हम लोग, इसका जूम लेवल हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस शीट को बड़ा देखना तो आप जूम करके बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। ऊपर आपका ये टाइटल बार है, यहाँ पे आपका जो भी एक्सेल वर्कबुक का नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। बाय डिफॉल्ट बुक 1 शो कर रहा है, आप अगर इसको किसी और नाम से सेव करते हैं वह नाम यहाँ पे शो होगा। तो हमने इसके इंटरफेस को समझ लिया। अब आइए डायरेक्टली हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS एक्सेल का सबसे पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या पत्र लिखने के लिए, प्रस्तुति बनाने के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कैलकुलेशन या फिर डेटा एनालिसिस करने के लिए, या फिर ड्राइंग पिक्चर्स करने के लिए, चित्र बनाने के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस करने के लिए। अभी हमने इसके इंटरफेस को देखा, ये होता है मेन वर्क एरिया, जहाँ पे सेल्स होते हैं। कॉलम ABCD में होता है और रो हमेशा 1 2 3 में होता है। तो इसमें हम लोग जो भी सेल होते हैं उसमें डेटा एंटर करते हैं, टेबल बनाते हैं या फिर किसी तरीके का अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेल में पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम के मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जहां पे एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल। यानी कि ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। A1 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक सेल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS एक्सेल 2016 की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सपोज करिए MS एक्सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसको एक किसी फाइल नेम से हम लोग सेव करते हैं। तो हमने उसको सेव किया ABC नाम से। तो ABC वो नाम हमने दिया, लेकिन इसके आगे कुछ एक्सटेंशन लगता है इस डॉट के बाद। वह एक्सटेंशन यह डिनोट करता है कि यह किस एप्लीकेशन का फाइल है।
अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो वह .xlsx नाम से सेव होगा। यह इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, इसे हम लोग बदल नहीं सकते। अगर हम लोग MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस फाइल नेम हम लोग देते हैं ABC, उसके आगे .docx होगा। अगर हम लोग पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और पावर पॉइंट फाइल सेव करते हैं ABC नाम से, तो उसके आगे .pptx लगेगा। ये होता है फाइल एक्सटेंशन। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल में फॉर्मूला बार का उपयोग क्या है? अभी हमने देखा वह नेम बॉक्स के बगल में सबसे बड़ा जो बार होता है उसे हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं और इसके आगे में कुछ एफएक्स करके लिखा हुआ होता है, यही इसकी पहचान है। तो इसका उपयोग क्या होता है? क्या वर्कशीट के नाम को डिस्प्ले करना, या फिर डेटा और फॉर्मूलाज को एंटर करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, या फिर सेल के कलर को चेंज करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी भी फॉर्मूला या फिर डेटा को दर्ज करने के लिए वह फॉर्मूला बार होता है। उसका यूज भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एन एक्सेल फाइल? किसी भी एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की एक ही होता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं? डेटा को कॉपी करना, तो चाहे वह कंप्यूटर में रहे या फिर किसी और एप्लीकेशन में, अगर हमें डेटा कॉपी करना है उसके लिए एक ही शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। पहले हमें उस टेक्स्ट को या फिर उस सेल को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जब हम लोग Ctrl+C प्रेस करेंगे तो वह उस डेटा को कॉपी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेन्यू और टैब कंटेन्स द इंसर्ट चार्ट ऑप्शन इन एक्सेल? यानी कि अगर हमें MS एक्सेल में कोई चार्ट को एंटर कराना है तो हम किस टैब का इस्तेमाल करेंगे या फिर वो कहाँ मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी एक्सेल या पावर पॉइंट में अगर कोई चीज हमें इंसर्ट कराना है, ये वर्ड मेंशन हो इंसर्ट, वो हमेशा इंसर्ट टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में ऑटो सम, उसके आगे कुछ इस प्रकार का सिंबल बना हुआ होता है। इस बटन का कार्य क्या होता है? क्या यह ऑटोमेटिकली एक नंबर के रेंज को ऐड करता है, या फिर डेटा को डिलीट करता है, डेटा को अरेंज करता है? शॉर्ट करने का मतलब कि उसको एक क्रम में व्यवस्थित करता है, या फिर कोई टेक्स्ट एंटर किया हुआ है उसको फॉर्मेट करता है? इसका राइट आंसर होगा, यह हमेशा एक रेंज ऑफ नंबर को ऐड करता है। सपोज करिए रेंज ऑफ नंबर्स कहने का मतलब कि इसमें सेल्स का एड्रेस होता है। सेल्स A1 से लेके अगर हम लोग A10 को सेलेक्ट करते हैं और इस बटन का इस्तेमाल करते हैं ऑटो सम, तो ये क्या करेगा? रेंज डिफाइंड है A1 से लेके A10, इसके बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको एक बार में ऐड करके हमें आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल सेल? तो सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अगर किसी सेल में हम लोग कोई टेक्स्ट एंटर कराते हैं, सपोज करिए ABCD लिखते हैं, तो वह पहले से किस तरफ अलाइन रहेगा इस सेल में? क्या वो लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, राइट साइड की तरफ रहेगा, या फिर सेल के बीचों बीच रहेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट। अगर कोई टेक्स्ट हम लोग पहली बार एंटर कराते हैं तो वह सेल के बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन रहेगा। उसका अलाइनमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, A1 से लेके A5 तक सेल का योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता? तो एक्सेल में बेसिकली शॉर्टकट की, फंक्शन और फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है A1, सपोज करिए ये A है, B, C और ये कॉलम है आपका 1 2 3 4 5। ये पूछा जा रहा है A1 से लेके A5 तक के डेटा को हमें ऐड करना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सम A1 टू A5। देखिए, फॉर्मूला लिखने का कुछ तरीका होता है, ऐसे ही नहीं हम लोग लिख देंगे तो वो ऐड कर देगा। कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम SUM लिखेंगे, ये खुद ब खुद वो डिस्प्ले कर देगा एस से आप कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। अगर हमें ऐड करना है तो हम सम लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट ओपन होता है और इसके अंतर्गत हमें रेंज देना होता है, यानी कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक का डेटा आपको ऐड करना। तो ये रेंज है, A1 से लेके A5 तक के डेटा को हमें ऐड करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया। और A1 और A5 के बीच में सेपरेशन ये कोलोन के थ्रू होता है, ये हमने मेंशन कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे ये A1 से लेके A5 तक का उस सेल में एडिशन शो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच की इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन अ रो नंबर 2 पे हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज करिए इस सेल पे अभी हम लोग एक्टिव हैं, हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है, तो हम लोग कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे?
एंटर, टैब, शिफ्ट या फिर स्पेस बार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टैब। अभी हमारा कर्सर इस सेल पे है, जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे हमारा कर्सर अगले सेल पे चला जाएगा, सेम रो में। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हमें रो चेंज करना है, नीचे वाले रो पे जाना है या फिर ऊपर वाले रो पे जाना है, तब हमें एरो की का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कट द सिलेक्टेड डेटा? यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, किसी भी डेटा को हमने सेलेक्ट किया, उसको कट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, ये सभी में कॉमन होता है, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर विंडोज का कोई भी एप्लीकेशन हो। अगर हमें डेटा को कट करना है तो हम लोग हमेशा कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू करने के लिए, यानी कि जो भी पिछला कार्य है उसको रिपीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन? ये एक ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में, मर्ज एंड सेंटर, उसका इस्तेमाल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू ज्वाइन मल्टीपल सेल्स एंड सेंटर द टेक्स्ट। जैसे यहाँ हमने ए लिखा, इसमें बी लिखा हुआ है और ये सी, इन तीनों सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, तीनों सेल को एक सेल में तब्दील कर देगा और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उस सेल में, यानी सिंगल सेल में सेंटर की तरफ अलाइन कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच फीचर इन एक्सेल ऑटोमेटिकली कंटिन्यूज अ सीरीज लाइक 1 2 3 और जनवरी फरवरी मार्च? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सपोज करिए कि हम लोग किसी एक्सेल सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं। यहाँ हमने एंटर किया 1 2 3, इसके आगे हम लोग चाहते हैं 4 5 6 वह एंटर हो जाए, लेकिन हम मैनुअली नहीं एंटर करना चाहते, एक्सेल का एक फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोफिल। अब ये ऑटोफिल कैसे काम करता है, सपोज करिए यहाँ हमने 1 2 3 लिखा, जैसे ही हम अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लाएंगे इस सेल के इस एरिया पे, वह कर्सर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा और ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे ही वहां पे क्लिक करके हम लोग ड्रैग करेंगे, ये आगे सीरीज को कंटिन्यू कर देगा। ये समझ जाएगा एमएस एक्सेल कि आप एक सीरीज लिख रहे हैं जिसमें एक नंबर का डिफरेंस है, यानी 3 के बाद 4 होगा, 5 6। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कोई मंथ का नाम लिख रहे हैं या फिर कोई वीक का नाम लिख रहे हैं, उसको भी ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। यहाँ हमने जैन लिखा, सेकंड हम फेब लिख रहे हैं और थर्ड हमने मार्च लिखा या फिर नहीं लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो ऑटोफिल हो जाए पूरे दिसंबर तक, तो हम लोग यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को लाएंगे और उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अगर वो शॉर्टकट में है, हम लोग जैन लिख रहे हैं, तो उसी वर्जन में वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। अगर हम लोग पूरा लिख रहे हैं जनवरी, तो ये जनवरी फेब मार्च अप्रैल फुल फॉर्म में ये डेटा को एंटर कराएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट? देखिए ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रिड। इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल? यहाँ वर्कबुक बोला जा रहा है, वर्कशीट नहीं। शीट होता है एक ही वर्कबुक के अंतर्गत अलग अलग पेजेस, लेकिन यहाँ एक नया वर्कबुक ही, यानी कि एक अलग कॉपी क्रिएट करने के लिए पूछा जा रहा है, कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन हम लोग जैसे प्रेस करेंगे, एक नया वर्कबुक ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, विच सिंबल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन एक्सेल? कोई भी फॉर्मूला हमें लिखना है तो वह कौन सिंबल से स्टार्ट होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्वल टू। किसी भी तरीके का फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो सिंपल फॉर्मूला हो या फिर एडवांस्ड फॉर्मूला हो, वो हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। आप लोग इसके फॉर्मूला बार में जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर बाय डिफॉल्ट इन न्यू एक्सेल वर्कबुक? सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई अगर आप नया एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो पहले से उसमें कितने वर्कशीट मौजूद होते हैं, 1 2 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले से एक ही वर्कशीट अवेलेबल रहता है, यानी एक वर्कबुक के अंतर्गत एक ही पेज होता है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू प्रिंट अ एक्सेल वर्कशीट? यानी किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस बी। तो यह एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या फिर विंडोज के किसी भी एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस पी का ही इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन एक्सेल? तो ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को अंडू करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस जेड।
कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, रीडू करने के लिए। इसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल करके मैंने एमएस वर्ड के सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। देखिए रेंज कहने का मतलब कि यहाँ हमने कुछ डेटा लिखा है अपने सेल में, तो रेंज हो गया A1, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक को रेंज हम लोग मान रहे हैं, A1 से लेके D1 तक, यानी यहाँ तक ये एक रेंज हो गया। इसके बीच में सबसे हाईएस्ट डेटा कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू का डेटा कौन सा है, वह पता करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला या फिर कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स। हम लोग इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद यह रेंज देंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, कॉलम से सेपरेट होगा ये कॉलम से, और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये हमें आंसर दे देगा 45, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इस रेंज में 45 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच टैब कंटेन्स ऑप्शंस लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इस टैब के अंतर्गत ये सब मेन्यू उपलब्ध होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होम टैब। इंसर्ट में कोई भी चीज, कोई भी चार्ट या फिर कोई भी डायग्राम, पिक्चर इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट टैब में होगा। डेटा के लिए कुछ डेटा चाहिए हमें अलग टेबल से, तो वो होगा व्यू। हम लोग एक्सेल सीट को किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसमें ग्रिड को शो करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं, ये सब व्यू टैब में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ सेलेक्टेड सेल। अगर सपोज करिए इस सेल को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल कलर। देखिए फॉन्ट कलर से इसके अंतर्गत जो भी डेटा लिखा हुआ है उसका कलर चेंज होगा, बॉर्डर कलर से इसके बॉर्डर का कलर चेंज होगा। फॉर्मेट सेल के अंतर्गत ये सब चीज मौजूद होता है, लेकिन फिल कलर से यह सेल का कलर चेंज हो जाएगा। ये सब व्हाइट है, आप इसको ब्लू करना चाहते हैं, फिल कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एक्सेल सेल। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर कोई टेक्स्ट एंटर करा रहे हैं किसी सेल में तो वो डिफॉल्ट अलाइनमेंट उसका क्या होगा। तो टेक्स्ट के लिए उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम कोई नंबर एंटर कराते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट एक्सेल सेल में कहाँ होगा, क्या लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, सेंटर में होगा या फिर जस्टिफाइड होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट साइड। अगर टेक्स्ट एंटर कराते हैं ABCD तो वह इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। अगर हम लोग नंबर एंटर कराते हैं यानी 1 2 3 4 तो वो हमेशा सेल के राइट साइड में रहेगा। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जस्टिफाइड अलाइनमेंट एक्सेल सेल में नहीं होता, क्योंकि एक्सेल के अंतर्गत किसी भी डेटा को हम लोग जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं, वो तो डॉक्यूमेंट में होता है या फिर किसी तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होता है, लेकिन सेल में जस्टिफाइड अलाइनमेंट नहीं होता। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास। अब कल इसी टाइम में मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें शॉर्टकट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और भी कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस एक्सेल से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।